वलीद ने आगे बढ़कर लाइट रोशन की तो अना ने अपने चेहरे पर बाजू रख लिया था। वलीद खामोश खड़ा रहा था। अना ने बाजू हटाकर देखा तो वलीद को देखकर साकत हुई थी। वो अगले पल संभल कर बिस्तर पर बैठ गई थी। वलीद चलता हुआ बिस्तर के करीब आकर रुक गया था। अना खामोशी से क्राउन से टेक लगाए सर झुकाए गोद में रखे हाथों को देख रही थी। कैसी तबीयत है आप? इतने दिनों बाद ये पहला बराह रास्त सवाल था। अना ने सर हिला दिया था। मेडिसिन ली? अगले सवाल पर भी उसने सिर्फ सर ही हिलाया था। वलीद खामोश हो गया। यूं लगा कि जैसे अब करने को कोई सवाल ही ना रहा। दोनों के दरमियान गुजरे दिनों में किस कदर तकल्लुफ और अजनबियत सी दर आई थी। वलीद को ये अजनबियत बड़ी शिद्दत से महसूस हुई। उससे पहले कि वो कुछ और कहता, अना के सरहाने पड़ा मोबाइल बजा था। दोनों ने चौंक कर मोबाइल को देखा। वलीद ने महसूस किया कि मोबाइल की स्क्रीन पर निगाह पड़ते ही अना के चेहरे का रंग बदला था। उसने तेजी से मोबाइल उठाकर कॉल डिस्कनेक्ट की थी। किसकी कॉल थी? पता नहीं क्यों वो पूछ बैठा था। दोस्त थी। धीमी आवाज में जवाब मिला तो पिक कर लेती। वलीद ने संजीदगी से कहा, बाद में कॉल कर लूंगी। अना के लहजे में एकदम अजनबियत दर आई थी। तबीयत तो अब आहिस्ता आहिस्ता ही संभलेगी। बेहतर है कि कमरे में कैद रहने की बजाय कमरे से बाहर निकलो, रोशी से बातचीत करो, लॉन में घूमो। यूं इस तरह कमरे में अंधेरा करके बैठे रहने से तो मजीद डिस्टर्बेंस होगी। वलीद ने संजीदगी से गुफ्तगू का आगाज किया था। अना जवाबन खामोश रही थी। वलीद एक गहरा सांस लेते बिस्तर के किनारे टिक गया था। अना ने उसकी इस पेशरफ्त पर नहायत उलझन भरी निगाह से देखा था। एक पल को अना की निगाह जामदो साकत हुई थी और फिर अगले ही पल वो बेइख्तियार सर झुकाकर हाथ मसलने लगी थी। कुछ कहोगी नहीं? वलीद ने पूछा। बज़ाहिर अंदाज नॉर्मल था। क्या? वो अभी भी इसी मुकाम पर थी जो तुम्हारे दिल में है? वलीद ने खुद ही मौका दे दिया था। वो चाहता था कि वो इससे साख्ता जमूर से बाहर निकले। कम अज कम पिछले दिनों इस पर बीतने वाली सूरत हाल तो वाज़िया हो जिस पर उसने कुफल बांध रखे हैं। ये सब क्यों हो रहा है अना? वलीद ने खुद ही गुज़श्ता रवैयों पर मबनी तमाम तर कुफ्र की फिजा पर छाया जमूद तोड़ने की एक सही ला हासिल की थी। क्या हो रहा है? वही अजनबियत, वही सर्द मोहरी। किसी चीज ने शिद्दत से वलीद ज़िया के दिल को मसला। एक पल को शिद्दत से जी चाहा कि उसे कंधों से थाम कर शिद्दत से झंझोड़ दे। वो तो ऐसी ना थी, ऐसी खफा, बेहिस और बेजार। वो तो उसके एक जरा से इल्तफात की मुंतजिर रहती थी। उसकी जरा सी पेशरफ्त पर फौरन पिघल जाती थी। सब कुछ भला कर फिर पहले जैसी हो जाती थी, हंसती मुस्कुराती, जिंदगी से भरपूर। तुम ऐसी तो ना थी। वलीद के अल्फाज पर उसने वलीद को देखा था। चेहरे पर एक इस्तेहज़ा, एक हल्की सी झलक दिखाकर फिर मासूम हो गई थी। मैं ऐसी ही थी। आपको गलतफहमी हुई होगी, संजीदगी से कहा था। अना, तुम? वलीद ने कुछ कहना चाहा लेकिन अना ने बात काट दी। मुझे नींद आ रही है, मैं सोऊंगी। अंदाज कती था। वलीद की पेशरफ्त भी किसी काम ना आई थी। वलीद लब भींच कर खड़ा हो गया था। लाइट ऑफ करके दरवाजा बंद कर दीजिएगा प्लीज। वो पलटा तो आवाज आई। वलीद ने रुक कर देखा। वो लेट कर फिर आंखों पर बाजू रख चुकी थी। वलीद खामोशी से लाइट ऑफ करके दरवाजा बंद करके कमरे से निकला तो अना ने आहिस्तगी से आंखों से बाजू हटाकर कमरे की तारीकी में नजरें गाड़ दी थी। वो मामा और वलीद के साथ हॉस्पिटल आई थी। दोपहर के वक्त डॉक्टर से उसकी अपॉइंट थी। उसके सर में मुसलसल दर्द था, सो डॉक्टर कुछ टेस्ट लिख दिए थे। सब प्रोसेस से फारिग होते उन्हें 2 बज गए थे। इस सारे अमल में वो बुरी तरह थक गई थी। वो मामा और वलीद के हमरा चलती बाहर निकली तो सामने से आते अब्बास, शहवार और महरुनिसा को देखकर रुक गई थी। वो लोग भी देख चुके थे, इन लोगों की तरफ आ गए। सलाम दुआ के बाद वलीद ने इन लोगों को यहाँ मौजूदगी का सबब पूछा तो इल्म हुआ कि बाबा साहिब बीमार हैं और इसी हॉस्पिटल में एडमिट हैं। वो लोग मिलने के बाद घर जाने के लिए निकल रहे थे। मेरा ख्याल है हम भी बाबा साहिब से मिल लेते हैं, वलीद ने कहा तो सबूही ने सर हिलाया था। शहवार अना से उसकी खैरियत पूछने लग गई थी। उसने उसकी रिपोर्ट्स चेक की थी। सब कुछ क्लियर था।
वो लोग बाबा साहिब के रूम में आ गए थे। वो बिस्तर पर लेटे हुए थे। ड्रिप लगी हुई थी। नकाहत के सबब नीम गनूदगी में थे। ज़ोहरा पुप्पो उनके पास थी। वो लोग उनके पास कुछ देर बैठे थे। शहवार ने बताया तो था कि अना की तबीयत ठीक नहीं है। मुझे अंदाजा ना था कि ये इस कदर बीमार होगी। अना के चेहरे पर बिखरे जर्दियों को देखते मेहरुन्निसा ने कहा था। डॉक्टर कहते हैं बस डिप्रेशन है, मामा ने मुझसे कहा था। डॉक्टर ने फिर क्या बताया? क्या हाल है इसका? शहवार भी डिप्रेशन का सुनकर चौंकी थी। उसने तशवीश से अना को देखा। वो चेहरे पर दुनिया जहां की बेजारियत लिए कमरे की खिड़की से बाहर देख रही थी, जबकि अब्बास भाई और वलीद आपस में बात कर रहे थे। कहता है घुमाएं फिराएं आउटिंग पर ले जाएं, खुद साख्ता डिप्रेशन है। बेतहाशा सोचों के सबब सर में मुसलसल दर्द है। सोचने का कम से कम मौका दिया जाए। सबूही के लहजे में बेबसी थी। वो चाह कर भी शहवार से ना कह सकी कि वलीद के रिश्ते से इनकार कर रही है। कैसी सोचें, कैसा मसला है अना? वो बाबा साहिब की वजह से दोबारा अना के पास नहीं जा सकी थी। अब सबूही की तशवीश जान कर पूछा तो उसने नफी में सर हिलाया। मैं ठीक हूँ, अना ने संजीदगी से कहा था। वो मुसलसल हाथ में पकड़े अपने हैंड बैग को देखे जा रही थी। शहवार ने उसे चंद पल देखा। वो कहीं भी पहले वाली अना नहीं लग रही थी। किसी ने शहवार के दिल को मुट्ठी में लेकर भींचा। अन्ना उसकी बहुत अच्छी दोस्त थी। फिर भला ऐसा क्या हो गया जो ये सब हो रहा है? उसके दिमाग में उखाड़ पुछाड़ शुरू हो चुकी थी। मम्मा चलें, मैं थक गई हूँ। शहवार ने उसे बगौर देखा। घर पर मेहमान थे। बाबा साहिब की अयादत के लिए कोई ना कोई आ रहा था। वो कॉलेज भी नहीं जा सकी थी, वरना अना के यहाँ जाकर कुछ वक्त उसके साथ गुजार कर उसकी ज़हनी कैफियत जानने की कोशिश जरूर करती। हाँ चलते हैं, मामा उठ खड़ी हुई थी। वो लोग भी उनके साथ चल दिए थे। राहदारी से गुजरते शहवार ने कुछ सोचा। वो इस वक्त अना के यहाँ नहीं जा सकती थी, लेकिन अना को घर ले जा सकती थी। वहाँ वो सहूलत से उसके साथ बात भी कर सकती थी। आंटी, मैं अना को अपने साथ ले जाऊं? उसने फौरन सबूही से पूछा तो वो हैरान हुई। इस तरह वो कुछ फ्रेश हो जाएगी। मैं उसके डिप्रेशन का सबब पूछूंगी। मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, कम अज कम मुझसे तो नहीं छुपा सकेगी। रात में वापस छोड़ दूंगी, उसने कहा तो सबूही के चेहरे पर उम्मीद की किरण जागी। वो दोनों दूसरों से कदरे चंद कदम पीछे थी। उन्होंने अना को देखा। उन्हें अपनी बेटी बहुत अजीज थी। उनका दिल भर आया और वलीद उनका दिल सुकर कर फैला। ठीक है, उन्होंने रजामंदी दे दी थी। तुम शहवार के साथ चली जाओ, बहल जाएगी। मैं शाम में वलीद या एहसन के साथ आकर ले जाऊंगी। गाड़ी के पास आकर मम्मा ने कहा तो वो चौंकी। वलीद भी इस फौरी फैसले पर चौंका था। हाँ अना, चलो हमारे साथ, फिर मिलकर गपशप करेंगे। शहवार ने मुस्कुरा कर कहा तो अना के दिल को कुछ तसल्ली हुई। वो खुद भी अपने कमरे की चार दीवारी से निकलना चाहती थी, वरना उसे लग रहा था कि इन ला यानी सोचों से उसके दिमाग की रगें फट जाएंगी। उसने खामोशी से सर हिला दिया था। शहवार के यहाँ आकर हकीकत में उसकी तबीयत पर एक खुशगवार तासुर उभरा था। बहुत दिनों बाद उसे लगा कि जैसे उसके अंदर की घुटन में कुछ अफाका हुआ है। शहवार के यहाँ ज़ोहरा पुप्पो की सारी फैमिली जमा थी। आयशा और सबा भी मौजूद थी। अच्छी खासी गैदरिंग थी। लड़कियों के साथ बातें करते वक्त गुजरने का एहसास ही ना हुआ था। शहवार अना से उसकी गुमशुदगी के सिलसिले में बात करना चाहती थी। मगरिब के वक्त कुछ मौका मिला तो वो उसे लिए बाहर लॉन में आ गई थी। कैसा महसूस कर रही हो? बहुत दिनों बाद बहुत अच्छा। वो वाकई अपने जहन को बहुत हद तक फ्रेश महसूस कर रही थी। चलो आओ उधर बैठते हैं, शहवार ने कहा तो वो उसके साथ चलती लॉन में नसब झूले की तरफ चली आई थी। तुम लोगों का घर बहुत प्यारा है, किसी ख्वाबनाक माहौल की तरह। अन्ना ने लॉन में मौजूद फूलों को सताइशी नजरों से देखते कहा। ये सब बाबा जान का ज़ौक है। शहवार ने शाहजेब साहिब की तारीफ की थी। ये सब लोग तुम्हारे साथ बहुत अच्छे हैं, उसने मजीद कहा। हाँ, अल्लाह का शुक्र है, अपनों से भरकर ये मेरे लिए मेरे हमदर्द, गम गुसार और मोहब्बत करने वाले साबित हुए हैं। शहवार के लहजे में बहुत अपनायत थी, मोहब्बतों का मान था, एतमाद था। खुशकिस्मत हो तुम, उसने दिल ही दिल में उसकी खुशियों को दायमी रहने की दुआ करते कहा था।
बस अल्लाह की मेहरबानी है, खुशकिस्मत तुम भी कम नहीं हो। वलीद भाई जैसे हर लिहाज से मुकम्मल इंसान तुम्हारे हम सफ़र बनेंगे, उसने मोहब्बत भरी नज़रों से देखते कहा तो अना के मुस्कुराते लब एकदम खिंच गए थे। शहबाज ने उसकी कैफियत शिद्दत से महसूस की थी। अना सर घुमाकर फूलों को देखने लगी थी। अना, शहबाज ने कुछ सोचते कहा। उसने देखे बिना कहा। तुम उस दिन कहाँ थी? शहबाज ने सवाल किया था। अना साकत हो गई थी। हम सब समझते रहे कि तुम्हारे साथ कोई हादसा हुआ है, फिर तुम वापस आ गई, मगर तुम्हारी हालत वो नहीं भूलती। उसके बाद तुम्हारा बेहोश हो जाना, हम सब अज हद परेशान थे। रोशी ने तुम्हारा मोबाइल चेक किया। अना ने चौंक कर उसे देखा। तुम बेहोश थी। हमें यह था कि शायद कोई क्लू मिल जाए, पता तो चले कि हुआ क्या है, लेकिन तुम्हारे मोबाइल में कुछ भी ना था। इनबॉक्स भी बस ऐसा ही था, इसी तरह भी तो कोई क्लू नहीं मिल रहा था। शहबाज ने बताया तो अना ने गहरा सांस लेते सर झुका लिया था। फिर हॉस्पिटल ले गए, तुम्हारी तबीयत संभली तो सब की जान में जान आई, वरना सब की ये हालत थी कि शायद अभी कुछ हो जाएगा। शहबाज उस दिन की कैफियत बयान कर रही थी। अना गुमसुम सर झुकाए हुए थी। अना, हम तो बहुत अच्छी दोस्त हैं, कभी एक दूसरे से कुछ नहीं छुपाया, फिर ऐसा क्या हुआ कि तुम मुझसे भी नहीं कह पा रही? शहबाज के लहजे में अना के लिए फिक्रमंदी थी, मोहब्बत थी, खलूस था। शहबाज, अना खुद पर जब्त करते एकदम सिसकी थी। उसने अना का हाथ थाम लिया था। हाँ बोलो। मैं उससे पहले कि वो कुछ बोलती वहां हमाद चला आया था। अना खामोश हो गई थी। आपको मुमानी बुला रही हैं। हमाद ने करीब आकर शहबाज को मेहरुन्निसा के बुलावे का बताया तो शहबाज ने एक निगाह अना पर डाली। वो सर झुकाए गुमसुम सी थी। तुम बैठो, मैं अभी आती हूँ। अना ने खामोशी से उसे जाते देखा था। शहबाज चली गई तो उसने हमाद को देखा। वो अभी भी कुछ फासले पर खड़ा था। शहबाज, भाभी ने बताया था कि आपकी तबीयत ठीक नहीं थी, क्या हुआ आपको? वो अपनायत से पूछ रहा था। अना शौरी तौर पर उसे देखने लगी। खुश शक्ल और खुश लिबास नौजवान था, उसके देखने पर मुस्कुराया था। बस वैसे ही, उसने सर झटका। और क्या चल रहा है लाइफ में? उसने यूं ही पूछा। कुछ नहीं, एक दो दिन में रेस्ट करूंगी, फिर कॉलेज चली जाया करूंगी। ना जाने क्यों वो हमाद से बात करने लग गई थी। हमाद मुस्कुराया था, उसकी मुस्कुराहट में एक अजीब दिलकशी थी। अना चौंक गई। उसके जहन में पिछली तमाम मुलाकातें ताज़ा होने लगी तो वो बेचैन होकर खड़ी हो गई थी। मैं चलती हूँ, उसने आगे बढ़ना चाहा लेकिन ठिठक कर रुक गई। उसकी चादर का पल्लू झूले में फंस गया था। हमाद ने भी तवज्जो दी थी। अना को कोफत का एहसास हुआ। उसने खींच कर निकालना चाहा। एक मिनट, इस तरह फट जाएगा, हमाद ने कहा तो उसका हाथ रुक गया था। हमाद ने खुद आगे बढ़ कर एहतियात से उसकी चादर का कोना झूले से निकाल दिया था। शुक्रिया, वो फिर कहकर जाने लगी थी। सुनिए, पुकार ऐसी थी कि वो ठिठक कर रुक गई थी। हमाद उसके सामने आ रुका था। ना जाने क्यों आपको देखकर मैं हमेशा खुद को हिप्नोटाइज होता महसूस करता हूँ, वो कह रहा था और अना हिप्नोटाइज हो गई थी। मैं कोई नेक होने का दावा नहीं करता, लेकिन आपके बारे में जब भी दिल में ख्याल आया, ज़हनो दिल में एक मुकद्दस सा एहसास पैदा हुआ। वो अपनी दिली कैफियत बता रहा था और अना हैरत से गुंग उसे देख रही थी। शुरू में ही मैं समझा कि मैं अपनी फितरत से मजबूर होकर आपकी तरफ माइल हो रहा हूँ, लेकिन जब भी आपसे मिला, आपको देखा, शिद्दत से एहसास हुआ कि ये दिल लगी से भर कर कुछ और जज्बा है। अना की आंखों में हैरत ही हैरत थी। मुझे पता है आप इंगेज्ड हैं और मैं ये भी जानता हूँ कि मैं आपके सामने अपने दिल की कैफियत बयान करके गलती कर रहा हूँ, लेकिन न जाने क्यों इस वक्त खुद को ये सब कहते नहीं रोक पा रहा। संजीदा लहजा था, आंखों में हमेशा वाली बेबाकी की बजाय इस दफा एहतराम था। सर झुकाए संजीदगी से उसने अपने दिल की कैफियत अना पर आश्कार कर दी थी। अना हैरत से गुम अपने से सिर्फ चंद कदम के फासले पर खड़े इस शख्स को देखे जा रही थी। हादिया ऑफिस से वापसी पर उससे मिलने आई थी। उसके इसरार पर वो रुक गई थी। हादिया के पास अपनी गाड़ी थी, सो लेट होने या वापसी के लिए जाने
सवाल का खदशा ना था। दोनों ने खाना मिलकर खाया था। वो उसे अपने दिल की बातें बताने लगी। सर अब्बास की कॉल, अपना रवैया, ऑफिस ना आने का सबब। तुम ख्वामखा डर गई हो, वरना सर अब्बास ने जिम्मेदारी भी ली थी कि वो तुम पर कोई आंच नहीं आने देंगे। वो दोनों खाना खाकर ऊपर आ गई थी। हल्की फुल्की चलती हवा में ऊपर चहलकदमी करना बड़ा खुशगवार लग रहा था। अम्मी कहती हैं, लड़कियों को हालात से डर कर ही रहना चाहिए। हम लड़कियां ख्वामखा की बदनामी अफोर्ड नहीं कर सकती। मैं हर किसी को पकड़ पकड़ा कर उन तस्वीर के फेक होने का यकीन नहीं दिला सकती। तो बेहतर ये नहीं कि मैं खामोशी से अपनी राह अलहदा कर लूं, इससे पहले कि मैं पछताऊं या किसी बड़े नुकसान से दो चार हो जाऊं। राबिया के लहजे में मेच्योरिटी थी, हमेशा वाला लाउबालीपन नहीं था। हादिया ने उसे सराहती निगाहों से देखा था। बहादुर होना अच्छी सिफत है, क्या फ़ायदा ऐसी बहादुरी का जो हमें बदनामी के घड़े में ला फेंके। मैं समझती हूँ ये बहादुरी नहीं, ये कम अकली है कि हम खुद अपनी खुशगुमानी के सबब खुद को ही डबो डालें। वेल डन, अच्छी बात है। हादिया हकीकतन मुतासर हुई थी। वो मुस्कुरा दी। अपने अबू बकर साहिब का ही सुनाओ, कहाँ होते हैं? एक बार भी शर्फ मुलाकात हासिल नहीं हुआ। राबिया मुस्कुरा दी थी। राबिया के चेहरे पर हया की सुर्खी फैली थी। वो किसी काम के सिलसिले में शहर से बाहर हैं, शायद कल वापस आ जाएं। शायद? क्यों, राब्ता नहीं क्या तुमसे? हादिया ने छेड़ा। वो मुस्कुरा दी। तुम जानती हो मैं इन लड़कियों में से नहीं हूँ जो हर वक्त प्योंसी साहिब से राब्तों में रहे। उसने शरारतन कहा तो हादिया खिलखिलाकर हंसी थी। उसकी हंसी की खिलखिलाहट ऐसी थी कि सीढ़ियां चढ़कर ऊपर आता वजूद एकदम साकत हुआ था। वो हैरत से हमाद को देख रही थी। गेट पर तब ही गाड़ी का हॉर्न बजा था और फिर कुछ पल बाद चौकीदार ने गेट खोल दिया था। एक गाड़ी अंदर दाखिल हुई थी। अना ने गायब दिमागी से देखा। गाड़ी से रोशी और वलीद निकले थे। हमाद ने भी इनको देखा था। वो दोनों भी उसको देख चुके थे। दोनों चलते हुए करीब आ गए थे। वलीद यूं मगरब के अंधेरे में अना को हमाद के साथ खड़े देख कर चौंका था। अस्सलाम वालेकुम। हमाद ने ही आगे बढ़कर सलाम दुआ में पहल की थी। वलीद का अंदाज संजीदा था। हम तुम्हें लेने आए हैं, फिर सोचा आंटी लोगों से भी मिल लूंगी तो मैं साथ चली आई, रोशी बता रही थी। उसने बस सर हिलाया था। वो इस वक्त हमाद की बातों के जेरे असर थी। वो रोशी के साथ अंदर आ गई थी। हमाद वलीद को ड्राइंग रूम में ले गया था। कुछ देर बाद मुस्तफ़ा भी ऑफिस से लौट आया था। फिर वक्त गुजरने का एहसास ही नहीं हुआ था। इन लोगों के यहाँ रात का खाना जल्दी खा लिया जाता था, सो मुस्तफ़ा ने खाना खाए बिना आने नहीं दिया था। खाना खाने के बाद वलीद ने चलने का कह दिया था। मुस्तफ़ा ने अंदर शहबार और रोशी को भी पैगाम भिजवा दिया था। अन्ना और रोशी सबसे मिलकर बाहर निकल रही थी। जब कुछ फासले पर खड़े हमाद को देखकर अन्ना रुकी थी। तुम चलो, मैं आती हूँ, अन्ना ने रोशी को कहा था और खुद हमाद के पास चली आई थी। एक्सक्यूज मी, हमाद की उसकी तरफ पुश्त थी। फौरन पलटा था। अन्ना ने उसे कुछ कहा था। वो हैरान हुआ था। फिर उसने सर इस बात में हिलाकर कुछ कहा था। अन्ना ने अपने मोबाइल में उसके अल्फाज महफूज किए थे और फिर शुक्रिया कहकर पलट गई थी। हमाद बड़ी हैरत से उसे जाते देख रहा था। वो वलीद की गाड़ी की तरफ आई तो रोशी पिछली सीट पर बैठी हुई थी। तुम आगे बैठ जाओ। वो दरवाज़ा खोलने लगी थी जब रोशी ने कहा था। उसका हाथ रुका था और फिर वो अगली सीट का दरवाज़ा खोलकर बैठ गई थी। वलीद भी मुस्तफ़ा से हाथ मिलाकर गाड़ी की तरफ आ गया था। गाड़ी गेट से निकली तो अन्ना ने रोशी की तरफ देखा। कैसा गुजरा आज का दिन? रोशी ने पूछा तो वो मुस्कुराई। बहुत अच्छा। हाँ, अंदाज़ा हो रहा है, रोशी ने मुस्कुरा कर कहा था। वलीद ने ड्राइव करते उसे देखा। उसका चेहरा सुबह की निस्बत इस वक्त काफ़ी फ्रेश लग रहा था। शहवार लोगों के यहाँ इतने रिश्तेदार हैं, इतनी बड़ी फैमिली, ना जाने हमारे रिश्तेदार इतने महदूद क्यों हैं। ना कोई हमसे मिलता है और ना हम किसी से। इतने दिनों बाद वो इन दोनों के सामने पहला तवील जुमला बोली थी। बाबा और पुप्पो दोनों बहन भाई थे। फिर तुम्हारे पापा भी इकलौते थे। अब लंबे चौड़े रिश्तेदार कहाँ से निकलते?
रोशी ने हंस कर कहा था। उसके लिए यही काफ़ी था कि अना इतने दिनों के फेज़ के बाद संभली है। लेकिन जो भी थे उनका पता होना चाहिए हमें। अब हमारे बड़ों ने उनसे रवाबत नहीं रखे तो कोई क्या कर सकता है। रोशी ने कंधे उचकाए थे। अन्ना इन बातों को फील कर रही थी और उसकी इस महरूमी का सभी को अच्छी तरह अंदाज़ा हो चुका था। वही तो पता चले कि वो क्यों नहीं रवाबत रखे। कोई वजह होगी, तुम क्यों टेंशन ले रही हो? रोशी ने कहा तो वो खामोश हो गई। वलीद खामोशी से ड्राइव कर रहा था। उसने इन दोनों को किसी भी बात में कोई मुदाखलत नहीं की थी। रोशी ने यह बात शिद्दत से महसूस की थी। क्या बात है वली भाई, बहुत खामोश हैं? मैं तुम लोगों को सुन रहा था। उसने मुस्कुराकर बहन को तसल्ली कराई थी। वलीद भाई आइसक्रीम खिलाएं? रोशी ने जवाबन कहा तो वलीद ने अना को देखा। मैं नहीं खा सकती। तुमने खानी है तो तुम खा लो, अना ने मना कर दिया था। तुम्हारे बगैर खा कर खाक मजा आना है, रहने दे भाई, फिर कभी सही। रोशी ने फौरन इरादा बदल दिया था। तभी अना का मोबाइल बजने लगा तो उसने हाथ में पकड़ा हैंडबैग खोलकर मोबाइल निकाला था। स्क्रीन पर निगाह पड़ते उसने घबरा कर वलीद को देखा था। वो मुकम्मल तवज्जो से सामने देखकर गाड़ी ड्राइव कर रहा था। अना ने तेजी से कॉल काट दी थी। बिप बंद होते ही वलीद ने उसकी तरफ देखा था। वो अपना मोबाइल ऑफ कर रही थी। वलीद के चेहरे के तासुरात बदले थे। अना मोबाइल बंद करके वापस हैंडबैग में रख रही थी। वलीद के सामने ये दूसरी कॉल थी जो अना ने रिसीव किए बगैर काटी थी। वलीद की आंखों में तजस्सुस पैदा हुआ था, ताहम उसने कुछ नहीं कहा था। रोशी कुछ कह रही थी। अपने जहन को झटक कर रोशी की बातों पर ध्यान दिया था। दोनों लड़कियों की अबू बकर की तरफ पुश्त थी। दोनों खिलखिलाकर हंस रही थी। कोई तस्वीर तो होनी चाहिए ना, मुझे अंदाजा तो हो मसरूफ कैसे हैं, तुम्हारे साथ जचेंगे भी कि नहीं? खिलखिलाती आवाज में इजहार ख्याल हुआ था। तस्वीर तो नहीं पता, वैसे किसी दिन उनकी मौजूदगी में आना, तुम्हारी मुलाकात करा दूंगी, नफ्स ब नफ्स देख लेना। जवाबन राबिया ने शरारतन कहा था। वो तो मेरी जान मुश्किल लगता है, अब तुम्हारी रुखसती वाले दिन ही उनका दीदार कर पाऊंगी। ना उम्मीद मत हो, किसी दिन खसूसी तौर पर मिलवाऊंगी उनसे। दोनों मजीद भी कुछ कह रही थी। मगरिब के अंधेरे में दोनों साफ दिखाई दे रही थी। अबू बकर खामोशी से अपने कमरे की तरफ भर गया था। दरवाजा खुला हुआ था। अंदर जाकर उसने दरवाजा बंद कर दिया था। दोनों काफी देर तक टहलती रही थी। पूरी छत पर उनकी बातों की आवाज, हंसी की झनकार गूंजती रही थी। हादिया ने वक्त देखा तो उसे जाने की जल्दी थी। वो राबिया के साथ नीचे चली गई थी। इस वक्त चाय क्यों बना रही हैं? खाने के बाद मैं खुद बना लेती। उसको शर्मिंदगी हुई। भाभी सारा दिन घर के काम करती थी और किचन भी देखती थी। वो आज घर पर थी तो उनका हाथ बटाने की कोशिश कर रही थी। कुछ नहीं होता, अबू बकर आया है, उसको चाय चाहिए थी। भाभी ने बताया तो वो चौंकी। अरे वो आ गए? कब? तकरीबन आधा घंटा हुआ है, ऊपर ही गए हैं। क्यों, तुम दोनों से नहीं मिले? राबिया ने नफी में सर हिलाया। यकीनन कमरे में चले गए होंगे, भाभी ने कहा तो उसे शर्मिंदगी होने लगी। वो दोनों न जाने क्या क्या बातें करती रही थी। उनका वॉल्यूम भी काफी हाई था। न जाने अबू बकर ने क्या क्या सुना होगा। तुम ये चाय अबू बकर को दे आओ, खाना बनने में अभी कुछ वक्त है। भाभी ने चाय ट्रे में रख कर कहा तो वो अपना दुपट्टा दुरुस्त करती ट्रे लेकर ऊपर चली आई। अबू बकर के कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी। यस कम इन, अबू बकर ने कहा तो वो अंदर दाखिल हुई। अबू बकर कमरे की खिड़की के पास खड़ा था। उसकी खिड़की का रुख छत के उस जानिब था जहां वो कुछ देर कबल हादिया के साथ चहलकदमी करते, ऊंचे ऊंचे कहके लगाते, न जाने क्या क्या हाँक रही थी। गैर इखलाकी तो कोई बात नहीं थी, मगर वो फिर भी अपनी जगह चोर सी बन गई थी। अस्सलाम वालेकुम, उसने कप अबू बकर की तरफ बढ़ाया। वालेकुम सलाम, कैसी हैं? कप लेकर खिड़की से हटकर वो बिस्तर की तरफ आ गया था। अल्लाह का शुक्र है, और आप ठीक हैं? उसने झिझकते हुए पूछा। जी, मुख्तसर कहकर उसने चाय का सिप लिया था। मैं जब यहाँ आया तो आप किसी के साथ बातों में मसरूफ थी। मैंने डिस्टर्ब करना मुनासिब ना समझा, सो खामोशी से कमरे में चला गया था। अबू बकर ने हल्के फुल्के अंदाज में कहा तो वो मुतमिन हुई। जी, हमें इल्म नहीं हो सका।
سکا، ورنہ میری دوست کو آپ سے ملنے کا بہت شوق ہے۔ اگر مجھے علم ہوتا کہ آپ آ چکے ہیں تو میں آپ سے ملوا دیتی، اس نے نارمل سے انداز میں بتایا تھا۔ اوکے، کوئی بات نہیں، نیکسٹ ٹائم صحیح۔ ویسے آپ کی دوست کا کیا نام ہے؟ یوں ہی سرسری سے انداز میں ابو بکر نے پوچھا تھا۔ ہادیہ، میری بہت اچھی دوست ہے، کالج لیول میں دوستی ہوئی تھی، کافی اچھی فیملی ہے، میرے ساتھ ہی سر عباس کے آفس میں جاب کرتی ہے، اس نے تفصیلاً بتایا تھا۔ ابو بکر نے محض سر ہلا دیا تھا، انداز پرسوچ تھا۔ آپ کا ٹور کیسا رہا؟ اس نے پوچھا۔ بہت اچھا۔ سہیل کب آ رہا ہے؟ اس نے مزید پوچھا۔ پرسوں کی فلائٹ ہے۔ فیضان ماموں آ گئے؟ چائے کا کپ خالی کرتے اس نے پوچھا۔ نہیں، بس آنے والے ہیں، خالی کپ ٹرے میں رکھتے اس نے کہا۔ وہ کپ لے کر پلٹی تھی۔ ابو بکر خاموشی سے اسے جاتے دیکھ رہا تھا، نہ جانے کیوں اس کے کانوں میں کسی کے کہکوں کی گونج ابھی تک سنائی دے رہی تھی۔ خوبصورت، دلکش انداز۔ بابا صاحب کی طبیعت اب سنبھل رہی تھی، لیکن ان کے ہونٹوں پر ایک عجیب سی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ وہ اب حواس میں تھے، سبھی کو دیکھتے تھے لیکن بات نہیں کرتے تھے۔ جو بھی خیریت پوچھنے آ رہا ہوتا وہ محض سر ہلا رہے تھے۔ مصطفیٰ ہاسپٹل آیا تو وہاں موجود سجاد اور شاہ زیب صاحب گھر چلے گئے تھے۔ بابا صاحب عجیب سی بے چینی محسوس کر رہے تھے، بار بار چونک کر اٹھ جاتے تھے۔ اس وقت رات کا پہر تھا، وہ سوئے ہوئے تھے۔ مصطفیٰ جو اپنے ساتھ کوئی فائل لے آیا تھا، اس نے فائل بند کر کے ان کو دیکھا۔ وہ کچھ بڑبڑا رہے تھے۔ نہیں نہیں، مصطفیٰ فوراً ان کے قریب ہوا تھا۔ بابا صاحب نے ایک دم آنکھیں کھول دی تھی، ان کا چہرہ پسینے سے تر تھا، یقیناً انہیں پھر کوئی خواب آیا تھا۔ بابا صاحب، مصطفیٰ جھک کر پکارا۔ انہوں نے خالی خالی نظروں سے مصطفیٰ کو دیکھا، ہر قسم کی پہچان سے آری آنکھیں، چہرے کے علاوہ جسم پر ایک کپ کپی سی تاری تھی۔ بابا صاحب، آپ ٹھیک ہیں؟ مصطفیٰ نے انہیں پکارا۔ وہ چونکے، سر گھما کر ارد گرد دیکھا، پھر انہوں نے آنکھیں میچ لی تھی۔ اس بار ان کی آنکھوں میں ہلکی سی شناسائی کی لہر موجود تھی۔ وہ کچھ دیر تک اسی طرح لیٹے گہرے گہرے سانس لیتے رہے تھے۔ ان کا جسم لرز رہا تھا، چہرہ پسینے سے تر تھا۔ مصطفیٰ کے اندر تشویش جاگی تھی۔ اس نے ان کی حالت سے گھبرا کر انٹرکام اٹھایا تھا اور ارادہ فوراً ڈاکٹر سے رابطہ کرنے کا تھا۔ مصطفیٰ، بابا صاحب کی کپ کپاتی آواز ابھری تو مصطفیٰ نے فوراً انٹرکام ریسیو کر دیکھا۔ جی بابا جان، بعض گناہ ایسے کیوں ہوتے ہیں جو عمر بھر کسی سائے کی طرح ہمارا پیچھا نہیں چھوڑتے؟ لرزتی روتی آواز تھی۔ مصطفیٰ فوراً ان کے پاس بیٹھ گیا تھا، ان کا ہاتھ محبت سے تھام لیا تھا۔ وہ یقیناً اس وقت خواب کے بعد والی مخصوص کیفیت میں تھے۔ وہ سب اچھی طرح جانتے تھے کہ اکثر خواب سے ڈر جانے کے بعد وہ ساری رات مصلے پر گزار دیتے تھے، بے تحاشا روتے تھے۔ مصطفیٰ کے پاس ان کے سوال کا کوئی جواب نہ تھا۔ پانی پئیں گے؟ ان کے چہرے پر موجود پسینے کے قطروں کو دیکھتے مصطفیٰ نے پوچھا۔ میں ایک عرصے سے اللہ کے سامنے رو رہا ہوں، گر گرا رہا ہوں، مگر اس کے در سے معافی کا حکم نہیں ملتا۔ مصطفیٰ کے سوال کے جواب میں انہوں نے آنکھیں کھول کر کہا تھا۔ آنسو ان کے جھریوں زدہ چہرے پر پھیل گئے تھے۔ آپ خواب میں ڈر گئے ہیں، مصطفیٰ نے انہیں بتایا تو انہوں نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، بہت شدت تھی ان کے انکار میں۔ یہ خواب نہیں تھا، یہ تو وہ گناہ تھا جو ایک عرصے سے میرے پیچھے کسی اسیب کی طرح لگا ہوا ہے۔ میں روتا ہوں، گر گراتا ہوں، لیکن اس گناہ سے مجھے معافی نہیں ملتی۔ مصطفیٰ نے بغور ان کو دیکھا۔ اس نے ہمیشہ سنا تھا کہ ایسے خوابوں کے بعد وہ ہمیشہ بہکی بہکی باتیں کیا کرتے تھے، گناہ، ثواب، غلطی، پچھتاوے کی، لیکن مصطفیٰ آج پہلی دفعہ ان کو اس کیفیت میں دیکھ رہا تھا۔ لیکن یہ الفاظ کوئی مجذوب کیفیت والا انسان ادا نہیں کر سکتا۔ شاہ زیب مجھے سائیکیٹرسٹوں کے پاس لے کر بھاگتا رہا اور میں ان سے بھاگ کر اپنے گناہوں پر پردہ ڈالتا رہا۔ اب کی بار ان کی آواز میں کوئی لڑکھڑاہٹ نہ تھی۔ مصطفیٰ نے بغیر ٹوکے ان کو سنا تھا۔ لیکن میں تھک چکا ہوں، میں پچھتاؤں کی آگ میں جل جل کر راکھ ہو گیا ہوں۔ میرے دل کا بوجھ مجھ سے مزید سہا نہیں جا رہا۔ میں کسی اپنے کے سامنے رونا چاہتا ہوں۔ وہ کہتے کہتے پھر شدت سے رو دیے تھے۔ مصطفیٰ خاموشی سے ان کو دیکھتا رہا۔ وہ کافی دیر تک روتے رہے تھے۔
اور جب روتے روتے تھک گئے تو انہوں نے مصطفیٰ کو دیکھا۔ یہ پانی پی لیں۔ مصطفیٰ نے گلاس میں پانی انڈھیل کر ان کے ہونٹوں سے لگا دیا تھا۔ انہوں نے پانی پی لیا تھا اور پھر مصطفیٰ کو دیکھا۔ تابندہ کا کچھ پتہ چلا؟ کچھ پل سنبھلنے کے بعد انہوں نے پوچھا تھا۔ مصطفیٰ نے نفی میں سر ہلایا۔ اس کو تلاش کرو، وہ بہت کچھ جانتی ہے، اسے علم ہے میری ندامت کی کہانی، اسے تلاش کرو، اسے تلاش کروا دو بیٹا، بابا صاحب جب اس کے دونوں ہاتھ تھام کر بڑے عاجزانہ انداز میں کہہ رہے تھے۔ میں کوشش کر رہا ہوں لیکن ان کا کچھ پتہ نہیں چل رہا۔ شہوار کے والد کا جو شناختی کارڈ تھا اس ایڈریس پر بھی پتہ کیا تھا لیکن کوئی مثبت جواب نہیں ملا۔ مصطفیٰ نے سنجیدگی سے بتایا تو انہوں نے گہرا سانس لیا۔ میرے پاس اس کی کال آئی تھی، انہوں نے کہا تو مصطفیٰ چونک گیا۔ کب؟ اس نے بے قراری سے پوچھا لیکن انہوں نے جیسے اس کا سوال سنا ہی نہ تھا۔ وہ میری حویلی میں اتنا عرصہ رہی اور میں اسے پہچان بھی نہ سکا۔ میں بھلا کیسے پہچانتا اسے؟ میں نے تو اسے کبھی زندگی میں دیکھا ہی نہ تھا۔ وہ ساری عمر میری حویلی میں رہی اور میں غافل رہا۔ کم از کم کوئی تو تھا جس کے سامنے میں اپنا اعتراف گناہ کر سکتا تھا۔ وہ پھر رونے لگ گئے تھے۔ مصطفیٰ نے کچھ کہنا چاہا لیکن پھر خاموش ہو گیا۔ وہ چاہتا تھا کہ بابا صاحب خود کہیں، اپنے دل کی بھڑاس نکال لیں۔ ان کی باتوں سے اسے لگ رہا تھا جیسے یہاں کوئی بہت بڑی کہانی ہے جو مصطفیٰ کو حیران کر دینے والی ہے۔ کیسا گناہ بابا صاحب؟ وہ مسلسل خاموش رہے تو مصطفیٰ نے پوچھا۔ بہت طویل کہانی ہے، کہاں سے شروع کروں؟ ان کا انداز خود کلامی کا سا تھا۔ انہوں نے پھر کچھ بتانا شروع کر دیا تھا اور مصطفیٰ تمام تر توجہ لیے ان کی لرزتی آواز سے ادا ہونے والے الفاظ سے اپنی سماعت کو منور کرتا جا رہا تھا۔ وہ سو چکی تھی، میڈیسن کا اثر تھا، لیکن آدھی رات کو ایک دم ہربرا کر اٹھ بیٹھی تھی۔ وہ پسینے سے تر تھی، اسے لگا کہ جیسے وہ کوئی ڈراؤنا خواب دیکھ رہی تھی۔ بڑی عجیب سی کیفیت ہو رہی تھی اس کی۔ اس نے تیزی سے اٹھ کر سائیڈ لیمپ روشن کیے تھے لیکن اس مدھم تاریکی سے بھی دم گھٹنے لگا تو اس نے بستر سے اتر کر کمرے کی تمام لائٹس روشن کر لی تھی۔ سائیڈ ٹیبل پر میڈیسن کے ساتھ ساتھ جگ اور گلاس بھی تھا۔ اس نے پانی پیا تو دل کو کچھ تسلی ہوئی۔ وہ بستر کے کنارے بیٹھ کر گہرے گہرے سانس لینے لگی۔ وقت دیکھا، رات کا 1 بج رہا تھا۔ وہ یاد کرنے لگی۔ وہ مصطفیٰ لوگوں کے گھر سے واپسی کے بعد سیدھی اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ وہ سارا دن پہلے ہاسپٹل اور پھر شہوار کے ہاں بیٹھی رہی تھی۔ تھکی ہوئی تھی، میڈیسن کھاتے ہی وہ سو گئی تھی۔ اس کی ذہنی کنڈیشن کے سبب شاید ڈاکٹر نے نیند کی گولی بھی شامل کر دی تھی۔ سو نیند آ گئی تھی اور اب ایک دم آنکھ کھلی تھی۔ اسے یاد آیا وہ سونے سے پہلے حماد کے بارے میں سوچ رہی تھی اور اس وقت نیند میں بھی وہ اسی کے ساتھ کھڑی تھی اور وہ اس سے اپنی محبت کا اقرار کر رہا تھا۔ انا کا دماغ دکھنے لگا۔ اس نے سائیڈ ٹیبل کی طرف دیکھا، اس کا چھوٹا سا بیگ پڑا ہوا تھا۔ اس نے وہ اٹھا لیا تھا، اندر سے موبائل نکال کر اس کو آن کیا تھا۔ موبائل آن کرنے کے بعد ایک دم 10-12 میسج ریسیو ہوئے تھے۔ کاشفا کے میسیجز تھے۔ تم کال کیوں پک نہیں کر رہی؟ اس نے میسج کھولا تو پہلا میسج اس کا منہ چڑھا رہا تھا۔ انا نے غصے سے ڈیلیٹ کر دیا۔ تم اگر موبائل بند کر کے یا مجھے نظر انداز کر کے سمجھ رہی ہو کہ مجھے دھوکہ دے لو گی تو اچھی طرح سمجھ لو میں تمہیں اس قابل نہیں چھوڑوں گی کہ تم کسی کو منہ دکھا سکو۔ یہ دوسرا میسج تھا، اس نے وہ بھی ڈیلیٹ کر دیا تھا۔ تمہیں جو کام کہا ہے اس کو کب مکمل کرو گی؟ دیکھو انا، جتنی بھی تاخیر کرو گی تمہارے لیے اتنا ہی برا ہوگا۔ رپلائی می۔ انا نے وہ میسج بھی ڈیلیٹ کر دیا تھا اور پھر ایک دم بہت جنون میں اس نے باقی سارے میسیجز بغیر پڑھے ڈیلیٹ کر دیے تھے۔ میسیجز ڈیلیٹ کرنے کے بعد اس نے ریسیو کالز، ڈائل نمبرز اور مسڈ کال چیک کی تھی۔ سبھی ڈیلیٹ کرتے وہ ایک پل کو ٹھٹکی تھی۔ کاشفا کے نمبر کے علاوہ ڈائلڈ نمبر میں ایک اور نمبر بھی تھا۔ یہ نمبر مصطفیٰ لوگوں کے گھر سے واپسی پر اس نے حماد سے لیا تھا اور جب اس نے حماد سے کہا تھا کہ مجھے آپ کا موبائل نمبر چاہیے تو وہ ایک دم حیران ہوا تھا اور پھر بغیر کسی سوال و جواب کے اس نے فوراً نمبر دیا تھا جو اس نے اپنے موبائل پر ڈائل کر کے کال کاٹ دی تھی
اور اب وہ نمبر اس کے سامنے تھا۔ وہ کتنی دیر اس نمبر کو دیکھتی رہی۔ نمبر لیتے وقت اس کے ذہن میں کوئی بھی بات نہ تھی، لیکن اب نمبر کو دیکھنے کے بعد دل و دماغ میں طرح طرح کے خیالات سما رہے تھے۔ انا نے سنجیدگی سے نمبر کو دیکھا تھا اور پھر گہرا سانس لیتے اس نے اس نمبر کو حماد کے نام سے سیو کیا تھا۔ جب اس نے نمبر لیا تھا تو ویسے ہی سیو کیا تھا۔ اب اس نے نام ایڈ کیا تھا۔ نام ایڈ کرنے کے بعد اس نے وقت دیکھا تھا، 1:30 بج رہا تھا۔ اس نے کال ملائی تھی۔ کچھ دیر بعد اس کی کال پک کر لی گئی تھی۔ ہیلو، السلام علیکم، انا نے جھجکتے ہوئے کہا۔ وعلیکم السلام۔ دوسری طرف انجان نمبر دیکھ کر آواز میں حیرت پیدا ہوئی تھی۔ حماد صاحب بول رہے ہیں؟ اس نے پوچھا تھا۔ لیکن آپ کون؟ انا نے ایک گہرا سانس لیا تھا۔ میں انا بات کر رہی ہوں، انا وقار احمد، انا نے سنبھل کر کہا تھا۔ انا؟ دوسری طرف رات کے اس پہر غیر متوقع بندے کا نام سن کر وہ واقعی حیرت زدہ تھا۔ آپ اس وقت؟ خیریت؟ وہ حیرانی سے پوچھ رہا تھا۔ آئی ایم سوری آپ کو ڈسٹرب کیا، اگر آپ بزی ہیں تو میں کال بند کر دیتی ہوں، انا نے آہستگی سے کہا تھا۔ ارے نہیں، اب ایسی بھی بات نہیں، آپ کے لیے تو میں ہر طرح سے وقت نکال سکتا ہوں۔ آپ کی نیند ڈسٹرب کر دی میں نے۔ انا کو شرمندگی ہونے لگی کہ اسے اس وقت کال نہیں کرنی چاہیے تھی۔ ارے نہیں، یہاں سبھی جمع ہیں تو بیٹھے گپ شپ لگا رہے ہیں، کیا آپ سائٹ پر ہو کر میری بات سن سکتے ہیں؟ دراصل میں نہیں چاہتی کہ کسی کو علم ہو، میں نے آپ کو کال کی تھی، اس نے مزید کہا تو وہ دوسری طرف حماد چونکا تھا۔ میں آپ کی کال سن کر بہت حیران ہوں، کچھ توقف کے بعد حماد نے کہا تو اس نے گہرا سانس لیا۔ وہ سمجھ سکتی تھی کہ کیوں حیران ہو رہا ہے۔ میں آپ سے ملنا چاہتی ہوں، اس نے مزید کہا تھا۔ جی؟ کل 3 بجے، انا نے سنجیدگی سے کہا تھا۔ کیا آپ مل سکتے ہیں مجھ سے؟ دوسری طرف کی خاموشی محسوس کر کے اس نے پھر کہا تو وہ حامی بھر گیا۔ جی بالکل، میں حاضر ہو جاؤں گا، لیکن ملنا کہاں ہوگا؟ ہمارے گھر کی طرف جو پارک ہے ادھر آ جائیے گا۔ انا کی وہی سنجیدگی تھی۔ کیا میں اس ملاقات کی وجہ جان سکتا ہوں؟ حماد از حد حیران میں تھا۔ ایسے ہی سوالات فطری تھے۔ کل جب ملاقات ہوگی تو خود بخود آپ کو علم ہو جائے گا۔ انا کے لہجے میں ابھی بھی وہی سنجیدگی تھی، بے لچک انداز۔ جی ٹھیک ہے، میں پہنچ جاؤں گا۔ حماد نے حامی بھر لی تھی۔ اوکے، اللہ حافظ۔ انا نے فوراً کال بند کر دی تھی۔ موبائل سائٹ پر ڈالتے ہوئے اس نے اپنے ہاتھوں کو دیکھا، اس کے ہاتھ لرز رہے تھے۔ اس کے وجود میں ایک دم بے پناہ کمزوری اور نکاہت دھر آئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں نمی پیدا ہو گئی تھی اور پھر یہ نمی اس کے چہرے پر پھسلتی چلی گئی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ رو رہی ہے اور جانتی تھی کہ کیوں رو رہی ہے، لیکن اس کے باوجود اس کا ضمیر اسے بے پناہ ملامت کرنے لگ گیا تھا۔ اس کے سینے میں موقید دل سینے کی دیواروں میں ایک دم پھر پھرانے لگا تھا، لیکن اس سب کے باوجود اس نے اپنے دل کی طرف سے رخ موڑ لیا تھا۔ وہ اب دل کی کوئی بات نہیں سننا چاہتی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ آج کی رات ماتم کی ہے، اور پھر بے اختیار روتے روتے وہ خود کو دل کے اس ماتم میں شامل ہونے سے نہ روک پائی تھی۔ مصطفیٰ گھر آیا تو شہوار کالج جانے کے لیے تیار ہو رہی تھی۔ بابا صاحب کی طبیعت کافی سنبھل چکی تھی۔ قوی امید تھی کہ وہ 1-2 دن میں گھر آ جائیں گے۔ مصطفیٰ نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی فائل اور موبائل بستر پر رکھ دیا تھا اور خود از حد نڈھال انداز میں بستر پر گرا تھا۔ آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر بال سنوارتی شہوار نے مصطفیٰ کے انداز کو نوٹ کیا تھا۔ وہ پلٹ کر مصطفیٰ کی طرف آئی تھی۔ کیا ہوا، طبیعت ٹھیک ہے؟ وہ مصطفیٰ کے پاس ٹک گئی تھی۔ انداز میں فکر مندی اور محبت تھی۔ اپنی آنکھوں کو انگلیوں سے مسلتے مصطفیٰ نے اسے دیکھا اور پھر مسکرایا۔ ہاں ٹھیک ہوں، بس تھکن ہو رہی ہے۔ 3-4 دن سے وہ مسلسل دن رات جاگ رہا تھا، دن میں آفس بھاگ دوڑ اور پھر رات میں ہاسپٹل۔ وہ انسان تھا، اثر تو ہونا ہی تھا۔ شہوار نے مصطفیٰ کی پیشانی پر ہاتھ رکھا۔ حرارت تو نہیں تھی، لیکن تھکن صاف دکھائی دے رہی تھی۔ مصطفیٰ نے آنکھیں بند کر کے رکھی ہوئی تھی۔ لگتا ہے ساری رات جاگتے رہتے ہیں۔ مصطفیٰ کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے اس نے محبت سے کہا تو مصطفیٰ نے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا۔ وہ فکر مندی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ خوبصورت چہرے پر بالوں کی لٹیں رقصا تھی۔ تراشا ہوا متناسب جسم اس وقت دوپٹے سے بے نیاز بالوں کی سیاہ گھٹا میں چھپا ہوا تھا۔
ہاں، بابا صاحب کی طبیعت رات بھر خراب رہی، اس نے کہا تو شہپار کو تشویش لاحق ہوئی۔ لیکن رات میں آنٹی اور انکل کہہ رہے تھے کہ وہ اب پہلے سے بہتر ہیں۔ لہجے میں تشویش تھی۔ ہاں، بہتر تو وہ ہیں، لیکن وہی خواب کا سلسلہ۔ شہوار نے گہرا سانس لیا۔ یہ سلسلہ تو بابا صاحب کی زندگی کا لازمی جزو بن چکا ہے، اس پر بھلا کیا کہتی۔ آپ فریش ہو لیں، سبھی ناشتہ کر رہے ہیں، آپ بھی کر لیں، شہوار نے توجہ سے بھرپور لہجے میں کہا تو وہ مسکرایا۔ ابھی ناشتے کا موڈ نہیں ہو رہا۔ مصطفیٰ نے نفی میں سر ہلا کر پھر سے آنکھیں موند لی تھی۔ شہوار نے وقت دیکھا، ابھی ناشتہ کرنا تھا، پھر کالج کے لیے نکلنا، کچھ تھا اس کے پاس۔ آپ آفس سے آج آف کر لیں، اس طرح دن رات مسلسل کام کریں گے تو صحت متاثر ہوگی۔ شہوار کے لہجے میں فکر مندی تھی۔ ہاں، میں بھی سوچ رہا ہوں، آنکھیں بند کیے ہی مصطفیٰ نے جواب دیا۔ شہوار کو ایک دم احساس ہوا کہ اس وقت مصطفیٰ کے انداز میں پہلی والی گرم جوشی مفقود ہے۔ پچھلے 3-4 دن سے اس کی مصطفیٰ سے بہت سرسری سی بات چیت ہو رہی تھی، بس سلام دعا، کھانے پینے یا کمرے میں آتے جاتے تک کے احوال۔ میں کالج سے چھٹی کر لیتی ہوں، اس نے کہا۔ مصطفیٰ نے کوئی رسپانس نہیں دیا تھا، وہ اسی طرح لیٹا ہوا تھا۔ مصطفیٰ، اس نے قدرے جھک کر مصطفیٰ کو پکارا تو مصطفیٰ نے بغیر آنکھیں کھولے ہی سر ہلا دیا۔ میں چھٹی کر لوں نا، اس نے پھر کہا۔ مرضی ہے تمہاری۔ مصطفیٰ کی توجہ اس کی طرف شاید نہیں تھی، سو جواب بھی ایسا ہی تھا۔ شہوار کو بڑا تعجب ہوا۔ وہ مصطفیٰ کے سامنے چھٹی کر لینے کا ذکر کر رہی تھی اور مصطفیٰ کا ری ایکشن نارمل ہی تھا۔ کیا بات ہے، طبیعت زیادہ خراب ہے؟ اس نے بہت سنجیدگی سے پوچھا۔ لگ تو نہیں رہا، اس نے اب کی بار کچھ تیزی سے کہا تھا۔ مصطفیٰ نے آنکھیں کھول کر دیکھا۔ بس تھکن ہے، 1-2 گھنٹہ ریسٹ کروں گا تو ٹھیک ہو جاؤں گا، اس کے بعد آفس چلا جاؤں گا۔ تم بھی چھٹی مت کرو، خواہ تمہارا حرج ہو رہا ہے، مصطفیٰ نے کہا تو شہوار نے گہرا سانس لیا۔ پھر میں بھی لیٹ جاؤں گی، جب آپ جائیں گے تو مجھے ڈراپ کر دیجیے گا، مصطفیٰ کا سر سرہانے پر منتقل کرتے اس نے کہا۔ ناشتہ تو آپ لیٹ کریں گے، میں آپ کے لیے چائے لاتی ہوں۔ وہ اٹھنے لگی تو مصطفیٰ نے ہاتھ پکڑ لیا۔ بیٹھو نا، ابھی کچھ بھی کھانے پینے کا موڈ نہیں، اتنے دنوں بعد یوں بیٹھنے کا موقع ملا ہے، کچھ دیر تو رکو۔ وہ جو سمجھ رہی تھی کہ مصطفیٰ کے لہجے میں توجہگی ہے، فوراً مسکرائی تھی۔ کچھ زیادہ جلدی خیال نہیں آ گیا آپ کو میرا؟ مسکرا کر طنزیہ انداز میں کہا تو مصطفیٰ مسکرایا، ہاتھ پر دباؤ ڈال کر واپس قریب بٹھا لیا تھا۔ تمہیں بھی شکوہ کرنے کا کچھ جلدی خیال نہیں آ گیا؟ بغور دیکھا، انداز شرارتی تھا۔ شہوار کے رخساروں پر سرخی سی چھلک پڑی تھی۔ آپ کے پاس وقت ہی کب ہوتا ہے کہ میں کوئی شکوہ بھی کروں؟ ہر وقت آفس، اور اگر تھوڑا بہت وقت بچ جائے تو وہ اپنی فائلز، لیپ ٹاپ یا پھر کسی اور کام میں لگا دیتے ہیں، اس نے آہستگی سے کہا تھا۔ مصطفیٰ ہنس دیا۔ اتنے دنوں میں پہلی بار بیوی والے روپ میں نظر آ رہی ہو، یعنی تمہارا یہ روپ و انداز دیکھنے کے لیے مجھے اب کچھ زیادہ ہی مصروف رہنا پڑے گا۔ مصطفیٰ کے انداز میں شرارت تھی، اس نے گھورا۔ ایسا سوچیے گا بھی نہیں۔ لہجے میں پیار بھری دھونس تھی۔ مصطفیٰ ہنسا۔ ورنہ کیا؟ مصطفیٰ چھیڑ رہا تھا۔ شہوار نے آگے پڑے بالوں کو پیچھے کیا تھا۔ ورنہ میں جوابی کارروائی کروں گی تو آپ کو لگے گا کہ میں بدلہ لے رہی ہوں۔ مصطفیٰ مسکرا دیا تھا۔ شہوار سے ہلکے پھلکے انداز میں اس طرح چھیڑ چھاڑ کرتے اسے قدرے ریلیف محسوس ہوا تھا، ورنہ ہاسپٹل سے واپسی پر لگ رہا تھا کہ ذہن و دل پر منو بوجھ ہے جو اس کے اعصاب کو مسلسل چھیڑ رہا ہو۔ مثلاً کیا کرو گی؟ میں بھی اپنی اسٹڈی میں مصروف ہو جاؤں گی۔ وہ تو اب بھی ہو۔ اس کے بالوں کی لٹ کو انگلی میں لپیٹتے مصطفیٰ نے مسکرا کر کہا۔ لیکن آپ سے کم ہی ہوں، اس نے کہا تو مصطفیٰ مسکرایا۔ اس کا ہاتھ میں لے کر نرمی سے سہلاتے وہ کچھ سوچنے لگا تھا۔ بوا جی نے دوبارہ کوئی رابطہ کیا؟ نہیں۔ تابندہ کے ذکر پر وہ ایک دم افسردہ سی ہو گئی تھی۔ بوا جی نے بتایا تھا کہ تمہارے فادر ان کے خالہ زاد تھے؟ جی۔ انہوں نے اس سب کے علاوہ کبھی اور کچھ بتایا؟ مصطفیٰ نے اس کا بگوڑ چہرہ دیکھتے پوچھا تو وہ چونکی۔ مثلاً یہ کہ تمہارے فادر کا خاندان، ان کی فیملی، یہی تو اصل مسئلہ تھا۔
कभी भी मुझे उन्होंने ये सब नहीं बताया था। जब भी पूछा उन्होंने कहा कि वो एक इज्जतदार घराने से ताल्लुक़ रखते थे। मैं किसी आम ख़ानदान से नहीं हूँ, लेकिन मुझे उन्होंने तफ़सील कभी भी नहीं बताई। शहवार ने कहा तो मुस्तफ़ा कुछ सोचने लगा। क्या बात है, आप कुछ परेशान हैं? मुस्तफ़ा की खामोशी पर उसने चंद लम्हे बाद पूछा। मुस्तफ़ा ने उसे देखकर नफ़ी में सर हिलाया। बस वैसे ही कुछ सोच रहा था। मुस्तफ़ा ने कहा, क्या? मुस्तफ़ा ने सर झटका। छोड़ो, आज ऑफिस में भी बहुत ज़रूरी काम है, थोड़ी देर रेस्ट कर लूँ फिर निकलता हूँ, अमजद खान इंतज़ार कर रहा होगा, कहकर वो आंखें बंद कर गया था। शहवार का हाथ हनूज उसके हाथ में था, जो उसने अपने सीने पर रख लिया था। शहवार ने खामोशी से उसे देखा था और फिर कोई सवाल ना किया था। आज उसकी तबीयत काफ़ी बेहतर थी। मामा बुटीक चली गई थी। वो कमरे से निकलकर रोशी के पास बैठी रही थी। मामू घर पर थे, जबकि बाकी तीनों अफराद ऑफिस। 2:30 का वक्त हुआ तो वो अपने कमरे से निकली थी। लिबास बदल चुकी थी, चादर ओढ़ी हुई थी, हाथ में हैंड बैग था। वो लाउंज में आई तो रोशी उसे देखकर चौंकी। मैं करीबी पार्क में जा रही हूँ, उसके चौंकने पर उसने बताया था। खैरियत? यूं ही दिल कर रहा है बाहर निकलने को। अब भी अंदाज संजीदा था। अकेली जाओगी? रोशी ने पूछा। कॉलेज भी तो अकेली ही जाती हूँ, जवाब मौजूद था, लेकिन ये पार्क जाने का वक्त तो नहीं है। रोशी ने कहा तो उसने गहरा सांस लिया। दिल के चाहने को कोई वक्त नहीं होता, जब दिल किया तब जा सकता है इंसान। रोशी ने बहुत हैरत से अना को देखा। इस वक्त उसे अना बहुत बदली बदली सी लगी थी। बाबा को ले जाओ, वो जाने लगी तो रोशी ने कहा। वो आराम कर रहे हैं, मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाहती। वैसे भी मैं अकेली जाना चाहती हूँ। ड्राइवर को ले जाऊंगी, डोंट वरी, वो कहकर निकल आई थी। उसने मंसूर खान से ड्राइविंग सीखी थी, लेकिन मामा पापा की तरफ से ड्राइव करने की इजाज़त ना थी। उसने मंसूर खान को गाड़ी निकालने को कहा था। वो सारा रास्ता खामोश रही थी। 20 मिनट की ड्राइव थी। वहां पहुंचकर उसने ड्राइवर को भेजकर खुद ही वापस आने का कह दिया था। वो पार्क में बेंच पर बैठ गई थी। हमाद पूरे 3 बजे पार्क में था। उसने कॉल करके पूछा तो उसने उसे वहां पहुंचने का कहा जहां वो मौजूद थी। अगले 5 मिनट में वो उसके सामने था। अस्सलाम वालेकुम। हमाद का अंदाज पुरजोश था। अन्ना ने सर हिला दिया था। वो वापस बेंच पर आकर बैठ गई थी। दूसरे किनारे पर हमाद टिक गया था। कैसी हैं आप? हमाद ने पूछा तो उसने फिर इस बात में सर हिला दिया था। आप मुझसे क्यों मिलना चाहती थी? कुछ तवक्कुफ के बाद अना की खामोशी महसूस करके हमाद ने ही गुफ्तगू का आगाज किया था। कल आपने जो भी कहा, इसमें कितने फीसद सच है? सर झुकाए अपने हाथों को देखते उसने पूछा। 100%। मैंने जो महसूस किया वो हरफ ब हरफ आपको कह दिया था। अना ने उसे देखा, वो उसे ही देख रहा था। आप मुझसे मोहब्बत करते हैं? अंदाज संजीदा था। हमाद मुस्कुराया था। बिल्कुल। आप मोहब्बत में जान की बाजी लगाने के कायल हैं? अजीब सा सवाल था। वो चौंका। मैं समझा नहीं। आप मेरे लिए क्या कर सकते हैं? अना ने आसान लफ्जों में अपने अल्फाज की वजाहत की थी। जो आप कहें। वो अना की संजीदगी पर संजीदा हो गया था। क्या मुझसे शादी कर सकते हैं? क्या? वो हैरान रह गया था। बहुत आसान सा सवाल है। फ्लर्ट करने की ऑफर नहीं की। मोहब्बत करते हैं तो शादी करेंगे मुझसे? अना का वही अंदाज था। वो हैरत से गुंग था। लेकिन आपकी तो मंगनी हो चुकी है, उसने हैरत पर काबू पाते हुए कहा। मैं वो मंगनी तोड़ चुकी हूँ। अना चेहरा मोड़कर पार्क में आते जाते लोगों को देखने लगी थी। क्यों? वलीद और मेरे मिजाज में बहुत फर्क था। मैं उनके साथ नहीं चल सकी थी, लेकिन वो तो बहुत ही परफेक्ट इंसान है। मैं तो उनके पासिंग भी नहीं हूँ। मुझे किसी भी परफेक्ट इंसान से शादी नहीं करनी। मुझे अपने जैसे नॉर्मल इंसान से शादी करनी है। वो जैसे हर सवाल का जवाब सोच कर आई हुई थी। आप बताएं, आपको मेरा प्रपोजल कबूल है या नहीं? उसने फिर लोगों से नजरें हटाकर हमाद को देखा था। वो उलझन का शिकार था। लेकिन आपकी फैमिली, उसने कहना चाहा। अना ने फौरन बात काट दी। मेरी फैमिली मेरा मसला है। 2 टोक अंदाज था। आप बताएं, हाँ या नहीं? कत्ती अंदाज था। हाँ, लेकिन वो हिचकिचाया था। अना ने चंद पल उसे देखा, शायद वो अपने लेकिन की वजाहत करे, लेकिन वो खामोश हो गया था। लेकिन
उसने खुद पूछा, आप मुझसे शादी क्यों करना चाहती हैं? वो एक अक्लमंद इंसान था। उसके प्रपोजल पर उसने अपने हवास नहीं गिनवाए थे। एक माकूल सवाल कर रहा था, इसलिए कि मुझे आप अच्छे लगे हैं। हमाद की तरफ देखे बगैर सर झुकाकर उसने कहा था, मैं काफ़ी अरसे से ये मंगनी ख़त्म करना चाहती थी। मैं इस मंगनी के हक में ना थी। ये मेरे बड़ों का फैसला था। शहवार की शादी पर आपसे मुलाकात हुई, आप अच्छे लगे। उसके बाद ये मैंने अब मंगनी ख़त्म कर दी थी। कल जब आपने वो सब कहा तो मुझे लगा जैसे कुदरत ने मुझे एक राह दिखाई है। आप पर कोई पाबंदी नहीं, आप चाहें तो इस प्रपोजल से इनकार कर सकते हैं। अना ने सर झुकाकर कहा था। हमाद के चेहरे पर एकदम इत्मीनान की कैफियत पैदा हुई थी। एक खूबसूरत मनचाही लड़की के मुंह से अपने लिए पसंदीदगी के अल्फाज सुनना वो वाकई सब बातें भूल गया था। एकदम पुरजोश हुआ। ओके, मुझे प्रपोजल कबूल है। उसके अल्फाज पर अना कुछ पल साकत हुई थी और फिर कुछ पल बाद सर उठाकर गहरा सांस लेकर चेहरा मोड़कर हमाद को देखा था। शुक्रिया, मुस्कुराने की कोशिश की थी। मैंने कभी सोचा भी न था कि जिंदगी के किसी मोड़ पर किस्मत इस तरह पलटा खाएगी। वो बहुत खुश था। मैंने भी नहीं सोचा था, अना ने कहा और फिर चेहरा मोड़ लिया। आप अपनी फैमिली को हमारे घर कब भेजेंगे? उसने मजीद कहा, अभी तो बाबा साहिब की तबीयत ठीक नहीं। जैसे ही वो घर शिफ्ट होते हैं मैं घर वालों से बात कर लूंगा। मुत्तमिन अंदाज था। आपकी फैमिली को कोई एतराज तो नहीं होगा ना? हमारी फैमिली में खानदान से बाहर शादियां करने का रवाज नहीं है, लेकिन अब लड़कों के मामले में खानदान वालों की रवायत बदल चुकी है। अब्बास भाई और मुस्तफ़ा की मिसाल सामने है। इस तरह जाहिद भाई की शादी भी खानदान से बाहर ही की थी। मेरा नहीं ख्याल कि मेरी फैमिली ऐसा कोई एतराज करेगी। हमाद का अंदाज पुरएतमाद था। मुझे आपसे एक और फेवर भी चाहिए। कुछ तवक्कुफ के बाद उसने कहा, हाँ कहिए। वो मुकम्मल तौर पर मुतवज्जा था। अना इसको अपनी फेवर के मुतल्लक संजीदगी से बताने लग गई थी और वो पूरी तवज्जो से उसे सुन रहा था।